Hello, 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 my chat. हेलो हेलो हेलो, क्लास स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा और बाकी रह गया है रेजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट, जस्ट थोड़ा सा ही है। और मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद हम लोग रेजोनेंस का ही एक छोटा सा पार्ट है ये। यस, आज डिस्कशन भी हम लोग करेंगे बाबू, ठीक है। अभी नहीं, पहले थ्योरी कर लेते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, ये क्या होता है? स्पेशल टाइप पहले इसको समझ लेते हैं, तब फिर इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको देखिए थोड़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH OCH2, ठीक है। और इसको देखिए
ये आपका इथिलीन है, ये आपका क्या है, ये आपका इथिलीन है, इथीन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अगर OCH3 ग्रुप को ले आ जाया जाए तो ये आपको रेजोनेंस जाता है और आपको देगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड OA OCH3 प्लस और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका आपको मिलेगा CH2 CH O एंड CH3 और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको यहाँ है, पार्शियल नेगेटिव। इस तरह से आपको रहेगा, ठीक है। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि जब ये इथिलीन है, ऐसा कोई भी ग्रुप इसमें मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अगर इस केस में देखें कि इसके हाइड्रोजन को हटाकर OCH3 को लाया गया है, इसकी वजह से अगेन आप अगर यहां पर फोकस करें, अगेन आप अगर यहां पर फोकस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कार्बन अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। जब ये ग्रुप यहां नहीं था तो इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं था, या ये कहिए इस सिस्टम पर कोई भी चार्ज बाहर से नहीं आया था। लेकिन जब इस ग्रुप को हम यहां ले आए हैं, देखिए कोई ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही इस ग्रुप को लाए हैं, इसके आने की वजह से इस कार्बन पर, ये कई इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको बढ़ गया है, निगेटिव चार्ज आ गया है, जो कि पहले नहीं था। यानी कि एक ऐसा ग्रुप है जो इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करता है, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ऐसे ग्रुप जो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसको प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहते हैं। मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहते हैं। और अगर आप इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अगर हमको इसके बजाय ऐसा ग्रुप रहता, अगर हमको इसके बजाय ऐसा ग्रुप रहता जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CHO माइनस, अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने चाहिएगा तो CH2 CH CHO पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप केवल इस सिस्टम पर देखिए तो इस सिस्टम पर इसके आने की वजह से इस सिस्टम पर एक पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया है ना। इस तरह के ग्रुप को हम लोग माइनस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहते हैं। वेयर एम स्टैंड्स फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट। तो क्या है, इसको हम अलग से क्यों सीख रहे हैं? ये भी तो नॉर्मल रेजोनेंस है, तो इसको हम अलग से क्यों सीखते हैं? देखिए, जब हम इसको एज ए सिस्टम पूरा ले लिए, इसको पूरा सिस्टम हम ले लिए होते तो हमें ना कहीं से आता आया ना कहीं से जाया, कुछ दिखाई ही नहीं देता, सारा सिस्टम का पार्ट होता। लेकिन जब हम इस सिस्टम को छोटा कर दिए, सिस्टम को हम केवल इतना ही कंसिडर कर रहे हैं और इसको एक आउटसाइडर कंसिडर कर रहे हैं, तो इस आउटसाइडर का इस सिस्टम पर क्या इफेक्ट है, इस आउटसाइडर का इस सिस्टम पर क्या इफेक्ट है,
अगर रेजोनेंस के जरिए हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। चलिए लिखा जाए डेफिनेशन, लिखिए। लिखिए, there are groups there are groups which may take part, which, एक सेकंड, there are groups which may take part in resonance if it is present in a conjugated system. If it is present in a conjugated system, this is called mesomeric effect. 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 लिखें, this is of two type. This is of two type. लिखिए, फर्स्ट लिखिए प्लस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप। पहला लिखिए प्लस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप, प्लस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप। पहला लिखिए प्लस एन इफेक्ट, ये लिखा हुआ प्लस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप। इसका डेफिनेशन लिखिए, it push धकेलना, it pushes the electron cloud it pushes the electron cloud into the conjugated system. It pushes the electron cloud into the conjugated system. ठीक है, और आप यहां से लेकर यहां तक केवल नोट कर लीजिए और कुछ मत नोट करिए। It pushes the electron cloud. हाँ बाबू, इंटरनेट टूट जा रहा है यहां से, क्या करें। It pushes the, हाँ प्लस एम ही अभी चल रहा है, अभी नीचे वाला छोड़ देना है, ऊपर वाला ही लिखना है। Pushes the electron cloud, push, P-U-S-H, pushes the electron cloud into the conjugated system. Into the conjugated system. Pushes the electron cloud into the conjugated system. और आप यहां से लेकर यहां तक नोट करेंगे।
pushes the देखो एक बार और समझ लीजिए आप लोग, यहां पर देखिए जब यहां कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप इसके साथ आता है, जैसे ये इस तरह का ग्रुप, जैसे इस तरह का ग्रुप, ये इस तरह के ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिस्टम में बढ़ाते हैं। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर से भी आपको आ जा रहा है। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को आप देखिए, इस ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इस सिस्टम के इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इंक्रीज कर रहा है, और ये केवल इस ग्रुप के आने की वजह से हुआ है। ऐसे ग्रुप को हम लोग प्लस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहते हैं। सनी, इसको अभी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, यहां तक ये आप नोट कर चुके होंगे। मेरे घर के बगल में कोई एक सिटी खरीदा है बच्चा, उससे पूरा पैसा वसूल कर लेगा। आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। उससे पूरा पैसा वसूल कर लेगा तभी वो उस सिटी को छोड़ेगा। तो बंद तो करवाया जा सकता नहीं है उसके सिटी को। तो आप लोग को भी सिटी का आनंद लीजिए। देखिए आवाज मिल ही रहा होगा आप लोग। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस एन इफेक्ट शो करते हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा ही है ये पढ़ना। प्लस एन इफेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो आपके सिलेबस में है, मैं केवल उसी को दे रहा हूं। O माइनस NH2 NHR NR2 OH OR NHC डबल बॉन्ड OR OC डबल बॉन्ड OR, ये सबसे ज्यादा यही आपको यूज होता है, ठीक है। फिर फिनाइल आता है, तब फिर हाइलोजन आता है, तब फिर NO आता है, और तब फिर NC आता है। अब ये याद कैसे रखेंगे? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे दें? ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, O माइनस नहीं ना होता है। O माइनस के केस में जहां जहां भी रहा उसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। O माइनस जहां जहां रहा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा पाया जाता है। ये सारे जो आए हैं ये थ्योरेटिकली नहीं आया है इसमें से, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। इसलिए कौन कम है कौन ज्यादा है इसका क्वेश्चन तो यहां पर उठना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सबके पैरामीटर सब कुछ बदलते जा रहे हैं, सभी के पैरामीटर्स सब कुछ बदलते जा रहे हैं, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट करता है बापू, आगे और पढ़िएगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, बहुत चीज पढ़िएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। आगे मैं बढ़ूं, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आए हैं, ठीक है। पीएच यहां फिनाइल को कहा जाता है, पीएच फिनाइल को कहा जाता है। फर्स्ट टाइप में भी ये एग्जाम्पल जो सेकंड टाइप में लिखवाए हैं वो भी फर्स्ट में, पता नहीं क्या पूछना चाहे, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट से आए हैं और कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कहां से आया, क्यों होता है, ये कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम में आज तक ये नहीं पूछा गया है कि यही ज्यादा क्यों शो करता है, ये क्यों नहीं शो करता, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये चीज एक्सपेरिमेंट से आया है और ये एज इट इज याद करके चलना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या सीखना है, हमें पहचानने के लिए दिया जाएगा तो हम कैसे याद रखें। तो इन सभी में एक पहचानने का तरीका ये होता है कि कोई एक एटम होगा और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए गौर से, यहां भी है, 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 यहां पर लोन पेयर आपका नहीं, यहां पर भी है, यहां पर भी। ये सब हालांकि कम यूज होता है, ना के बराबर आपको आएगा। फिनाइल, फिनाइल में लोन पेयर नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड आपको है, तो पाई बॉन्ड ही यहाँ पर दूसरों को देने में काम आता है, ठीक है। तो ये तो आप पहचान ही लीजिएगा, यहां तक में ही आपको यूज होते रहता है, प्लस एन इफेक्ट यहां से लेकर यहां तक, तो सभी में पहला एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप इनको पहचान लीजिए। अब लिखिए माइनस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप, लिखिए माइनस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप। माइनस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप, लिखिए डेफिनेशन, which withdraws माइनस एन इफेक्ट का एग्जाम्पल मैं कहां दिया हूं अभी, माइनस एन इफेक्ट का एग्जाम्पल तो अब आने वाला है। माइनस एन इफेक्ट का एग्जाम्पल तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, सॉरी। ये कंपाउंड नहीं है बाबू, ये सब ग्रुप है, एक ग्रुप एक ही तरह का इफेक्ट शो करेगा, या तो प्लस एन या तो माइनस एन। लिखिए द ग्रुप विच विथड्रॉज, विथड्रॉ मतलब खींचना होता है, द ग्रुप विच withdraws or pulls the electronic cloud or pulls, PULLS,
pulls the electronic cloud of the conjugated system of the conjugated system of the conjugated system of the conjugated system. तो माइनस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे? माइनस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप में सबसे पहले आपको आता है नाइट्रो, तब फिर आता है साइनो, तब फिर आपको आता है SO3H। ठीक है, तब फिर आपको आता है अल्डिहाइड, हैलोजन, मैंने जी लिख दीजिए, और जी क्या हो सकता है? हैलोजन। सबसे पहले हैलोजन, अल्काइल, OH, OR, NH2, ये सब आपको हो सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा। बस इतना ही सीखना था। क्या रिपीट करना है नीलू? डिफिनेशन तो सिंपल है, स्टेटमेंट which withdraws or pulls हाँ ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। which decreases or pulls or withdraw the electronic cloud from the conjugated system। हाँ ये माइनस एन का ही है, और ये सब ग्रुप है उसका। देखिए ये अल्डिहाइड ग्रुप आपको यहां पर मौजूद, नोट कर लिए। रेजोनेंस आपका हो गया खत्म। अब सीखते हैं हम लोग 5 और 6, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है और यहां पर जी लगा हुआ है। जी आप हाइलोजन लिख सकते हो, अल्काइल लिख सकते हो, ये आपको हाइलोजन को बता रहे हैं, ये आपको अल्काइल को बता रहा है। यहाँ अल्काइल लगा दे सकते हैं, OH लगा सकते हैं, OR लगा सकते हैं, NH2 लगा सकते हैं, तो इनके ऑर्डर ये हो जाएंगे।
बढ़े? हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नाथन बेकर इफेक्ट, ये चारों नाम एक ही फेनोमेनन का। हाँ, रेजोनेंस आपका खत्म हो। असाइनमेंट कौन कौन रेजोनेंस से बनेगा वो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, भेज दिए ना। रेजोनेंस से कौन कौन क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, भेज दिए है ना। आप लोग आज कौन सा दिन हो गया, मंडे तक रेजोनेंस का सारा क्वेश्चन कंप्लीट रखिएगा। आप लोग कोई सारा क्वेश्चन बना के रखिएगा, ठीक है। मंडे तक डिस्कशन होगा। नहीं, आईपैक का सेक्शन 1 नहीं होगा, 2 भी करेंगे, आगे भी करेंगे। तुम लोग बनाते ही नहीं हो, आज देखना ना, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा पढ़ाने दीजिए मुझे। हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और नाथन बेकर इफेक्ट, ये इतने नाम से जाने जाते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में ये हाइपर कंजुगेशन के नाम से आता है। अब किस नाम से आता है आपको? ये हाइपर कंजुगेशन के नाम से आपको आता है। ये क्या होता है ये हम सीखेंगे। ये कहां पाया जाता है सीखेंगे हम लोग एक बाय एक। पहले लिखिए, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन, दिस इज ऑब्जर्व्ड this is observed in case of alkene, carbocation and free radical. This is observed in case of alkene, carbocation and free radical. क्या होता है ये देखिए। सबसे पहला केस लेते हैं अल्कीन। एक बहुत अलग तरह का फेनोमेना, जैसे मान लीजिए ये आपका अल्कीन, ये आपका अल्कीन, ठीक है। अल्कीन के पास एक पाई बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड इस तरह से बना होता है, ठीक है। इसमें इस तरह का रेजोनेंस पाया गया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बीच में आ जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, बनता है CH
और ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो हाइड्रोजन आपको H+ बन गया, और यहां पर बन गया CH2 माइनस। समझिए, दिमाग में बैठने में थोड़ा समय लग सकता है। देखिए क्या है, sp2 कार्बन, sp2 लिखिए p ऑर्बिटल्स, कैसा है, हाफ फिल्ड। बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। देखिए sp3 कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, sp3 कार्बन है और इसके बगल में sp2 कार्बन है, और इस वजह से इसके पास p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। p ऑर्बिटल आपको या तो एम्प्टी रहे या हाफ फिल्ड रहे, तो ये फेनोमेनन आपको पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कहिएगा कि सर आप ये सब क्यों कर दिए, मैं उसका भी जवाब आपको दे रहा हूं कि मैं ये सब ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, पहले एक चीज मुझे समझाने दीजिए, फिर दूसरा का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। तो होता क्या है कि ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इसका दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आता है और डबल बॉन्ड बनाता है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, फील्ड ऑर्बिटल, और इसके पास बॉन्ड आपको बन जाता है। इसी तरह से अगर आप इस हाइड्रोजन के साथ किए होते तो आपको बना होता H+, और ये वाला एज इट इज रहता डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, और अगर आप यही काम इसके साथ किए होते तो बना होता HCH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहां पर बनता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब इसका बनाने जाते हैं, अब आपको आएगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब कि ये सब क्यों किया जा रहा है। देखिए ये सब क्यों किया गया, ये सब क्यों किया गया, इसको समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करना होगा। जैसे इसको देखिए,
CH3 एंड CH3, और इसको देखिए आप CH2 CH2। आपको ध्यान होगा कि ये अल्कीन है और ये अल्केन है। ये आपका बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होता है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होता है। आइडियली कहीं पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसका लेंथ 154 पिकोमीटर होता है, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होता है। अब इसी चीज को जब हम यहां प्रोपेन में उठाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसको उठाते हैं, ठीक है, जब हम इसको उठाते हैं तो आइडियली ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड 154 पिकोमीटर पाया जाना चाहिए और ये बॉन्ड 134 पिकोमीटर पाया जाना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि ये बॉन्ड जो है आपका, वो आपका लेस देन 154 पिकोमीटर पाया जाता है, और ये बॉन्ड आपको ग्रेटर देन 134 पिकोमीटर पाया जाता है। अब क्वेश्चन साइंटिस्ट लोग के सामने ये उठता है कि जब हम इतना सालों से ये सीख रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ 154 पिकोमीटर होता है, डबल बॉन्ड का लेंथ 134 पिकोमीटर होता है, तो इसमें भी तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो जब ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर पाया। लगता है मौसम थोड़ा क्लाउडी होने की वजह से नेटवर्क बार बार चला जा रहा है। देखते हैं, तो इतने जमाने से चला आ रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहीं भी रहे तो 154 पिकोमीटर होना चाहिए और डबल बॉन्ड आपको 134 पिकोमीटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो बॉन्ड एक्चुअली में पाया गया, ये 154 मीटर से काफी छोटा पाया गया, और ये बॉन्ड 134 पिकोमीटर से बड़ा पाया गया। एक चीज बताइए, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ करके आए, ये बॉन्ड 154 मीटर होना चाहिए था पिकोमीटर, और उससे छोटा पाया गया, यानी कि यहां पर कहीं से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कहीं से आता है तो वो बॉन्ड छोटा होते चला जाता है, और दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड निकलता है, वहां से निकल के बाहर कहीं और चला जाता है, तो बॉन्ड आपका बड़ा हो जाता है। एक चीज देखिए, ये बॉन्ड जो एक्सपेरिमेंटली छोटा पाया गया, इसका मतलब है यहां कहीं से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, और ये बॉन्ड अपने वैल्यू से बड़ा पाया गया, यानी कि यहां का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं जा रहा है, यानी एक जगह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं जा रहा है और एक जगह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं से आ रहा है, ठीक है।
इन्हीं सब चीजों को साइंटिस्ट लोग पजल की तरह लिया और उसको सोल्व करके ये मैकेनिज्म प्रपोज किया कि असल में ऐसा होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा तो ये लंबा होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा तो ये बड़ा होगा। तो यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ आता है और उसके कॉस्ट पर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ चला जाता है। इसी को तोड़ करके यहाँ दिखाया गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक हुआ, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर, ये सारे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कहे जाते हैं। रेजोनेंस की तरह हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कहे जाते हैं और इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 2, जबकि हकीकत में यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना पाया जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 से कम और 8 से ज्यादा। यहाँ का कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला न गया तो 2 से कम हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइपर कंजुगेशन से इसको मिला है, ये देखिए, और इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। पूछिए दिक्कत अब आप लोग। नोट करिए आप इनको। तो पहले केमिस्ट्री में फैक्ट आते हैं, थ्योरी उसके बाद बनाए जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे ऐसे कैसे सोच लिए, नहीं, पहले ये समस्या सामने आ चुका है, इसका उपाय साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं। अल्काइन के केस में ऐसा नहीं होता है बेटा, अल्काइन के केस में ऐसा नहीं होता। मैं 2-3 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी और केस आने वाला है। गौतम 50 बार भी आपको एक्सप्लेन करेंगे तभी समझ में नहीं आएगा, ध्यान तो कहीं और रखते हैं। हाँ, अभी ऐसा ऐसा और केस आएगा उसमें समझ में आपको आ जाएगा। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होता है, जबकि रेजोनेंस में कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। शुभम अब एक केस देखते हैं कार्बोकटाइन का। डिफिनेशन लिखेंगे थोड़ा आगे जाकर। एक केस देखते हैं कार्बोकटाइन का। H+ रेडिकल बना गया है, का नहीं, क्या लिखे, H+ और H- रेडिकल नहीं बना है, ठीक है। कार्बोकटाइन CH, अच्छा ये वाला पूछ रहे हो, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, बॉन्ड बना होता है लेकिन कमजोर होता है। मान लीजिए कार्बोकटाइन है,
मान लो आपको ये कार्बोकटायन है, इसके पास भी एम्प्टी p ऑर्बिटल, इसके पास भी एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पर भी ये उसी तरह से जाता है, HCH H प्लस डबल बॉन्ड CH। अगर ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता, अगर नीचे वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता, और अगर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर खींचने जाएंगे इस तरह से होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉट दे करके ये पॉजिटिव चार्ज इसका कुछ न्यूट्रलाइज किया जा रहा है ना। और पॉजिटिव चार्ज जब इसका न्यूट्रलाइज होगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकटाइल का बढ़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लें, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन atom is being neutralized to some extent, और इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इंक्रीज करेगा, है ना। और इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन आपको इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन आपको इंक्रीज करेगा। यहां पर भी देखिए sp2 कार्बन है और sp3 कार्बन का हाइड्रोजन आपको आया है। सिमिलर केस है कार्बोकटाइन। हो गया। एक और केस देखिए, सिमिलर केस है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में बस यहां पर ये नहीं होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
तो लिखेंगे हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्या होता है इसमें? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है इसमें। sp3 यहां पर sp3 है, ये 1 2 3 4 का बॉन्ड बनाए हुए है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। धीरेन्द्र, हो गया? सब कुछ उसी के जैसा है, केवल इसमें तोड़ना ऐसे नहीं। इसमें इस तरीके से इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन अपना रखे रहेगा, यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा और यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन रख रहेगा, और ये बस थोड़ा सा बदल जाएगा इसमें। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर नहीं होगा, यहाँ पर पार्शियल रेडिकल कैरेक्टर होगा। पार्शियल रेडिकल कैरेक्टर यहाँ आता है। क्या क्या आता है यहाँ आपको? पार्शियल रेडिकल कैरेक्टर आपको यहाँ। लिखिए कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन, यही इसका डेफिनेशन भी है और कंडीशन भी। कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन, इन तीनों केसेस को फिर से आप रिविजिट करिए, इन तीनों केसेस को आप फिर से रिविजिट करिए। नहीं नहीं नहीं, तीनों केस का इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हुआ सनी, कि किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन तीनों जगह कुछ कुछ लगा हुआ है। अब ओवरऑल हम लोग सीख रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन में कंडीशन क्या होता है, डिफिनीशन भी यही होता है और कंडीशन भी यही होता है। लिखिए there must be sp2 carbon, there must be sp2 carbon with half filled or empty p orbital। आप देखिए जब आप अल्कीन में गए थे, अल्कीन में अल्कीन का जो कार्बन होता है वो sp2 था, लेकिन वो पाई बॉन्ड बनाए हुए था, एक इलेक्ट्रॉन उसमें था, इसीलिए वो हाफ फील्ड कैटेगरी में आ गया। आप यहां पर बोर्ड पर देखिए ये sp2 कार्बन है,
और इसमें भी हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। आप कार्बोकटाइन में जाइए, वहां पर भी यहाँ sp2 कार्बन था, लेकिन वो एम्प्टी था, और इसीलिए मैंने एम्प्टी भी लिखा। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, दूसरा कंडीशन, देयर मस्ट बी sp3 carbon atom with at least one alpha hydrogen adjacent to the carbon from point 1. यही चीज मैंने ध्यान रखना, तीनों ही केसेस में देखिए क्या मैंने आपको सिखाया है। sp2 कार्बन है, तीनों ही केसेस में sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन है, और इस कार्बन, बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले को बीटा, और उसके बगल वाले को गामा, और उसके बगल वाले को डेल्टा। कहीं पर भी केमिस्ट्री में इस तरह का आए तो अल्फा बीटा गामा यूज किया जाता है। जैसे मान लो इस तरह का चार लगा हुआ है, और यहां पर कोई चीज ग्रुप, हम लोग इसके ऊपर फोकस करने वाले, ठीक है, ये कोई ग्रुप है मान लो, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, जिस पर हम फोकस करते हैं, जिस पर हम फोकस करते हैं उसके बगल वाला अल्फा होता है, या कहिए कि जिस पर फोकस करते हैं वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कहते हैं, और उसके बगल वाले को गामा कहते हैं, और इसके भी बगल आ जाए तो इसको डेल्टा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये नाम होता है। तो कोई भी ग्रुप कभी भी फोकस करिए, जिस पर आप फोकस करना है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा, उसके बगल वाले को डेल्टा कहते हैं। अब आप यहां देखिए, सभी केस में इस तरह का एक कार्बन था, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन, और यही कंडीशन दोनों एक साथ होना चाहिए। There must be sp2 carbon with half filled और empty p orbital। कार्बोकटाइन हो तो, फ्री रेडिकल हो तो, अल्कीन हो तो, और उसके बगल में there must be sp3 कार्बन, sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए,
विथ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन रहेगा तभी जाकर के हाइपर कंजुगेशन जाएगा टू द कार्बन फ्रॉम पॉइंट 1। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन जब एक साथ फुलफिल्ड होता है तो हम लोग कहते हैं कि हाइपर कंजुगेशन यहां होगा कि नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं आपने क्या सीखा। क्वेश्चन करके देखते हैं आपने क्या सीखा। कैलकुलेट दी number of alpha hydrogen in the following cases। हाइपर कंजुगेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है। अल्फा हाइड्रोजन देखना है, जैसे मैं एक अपने लिए कर देता हूं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, मान लो मुझे कहीं पर ये दिया गया CH प्लस CH3 एंड CH3 दिया गया। मान लो मुझे कहीं पर इसको देखने के लिए दिया गया है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि sp2 कार्बन कहां है। sp2 कार्बन आपको यहां, इसके बाद पहला पॉइंट फुलफिल्ड हो गया। दूसरा पॉइंट sp3 कार्बन देखिए एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन इसका ये है और इसका ये, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा एंड अल्फा। तो 3 और 2 कितना हो गया 5। यही आपको देखना रहेगा। क्या देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? चलिए ये पहला है। दूसरा देखिए, तीसरा एक बार और मैं बता रहा हूं, देख लीजिए। पहला कंडीशन क्या था sp2 कार्बन, तो इसमें sp2 कार्बन कहां है यहां। अब इसके इमीडिएटली बगल में इधर है और इधर है, कितना हाइड्रोजन है तो 2 यहां है और 3 यहां पे। 2 3 कितना हुआ 5, आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब बनाइए क्वेश्चन। बहुत आप लोग रिपीट करवाते हैं, क्वेश्चन बना के दिखाइए। इसमें निकालिए।
सबका निकाल करके लिख लीजिए आप बगल में, फिर मिलाते हैं। निकाल लिए सब में। देखिए इस केस में कितना होगा, सेकंड में यहां आपको 3 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना है, तो यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ आपको 1 हाइड्रोजन होगा। टोटल निकालिएगा तो 3 2 5 और 1 6, 6 आपको हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन? सेकंड का 6 होगा, किसी को कंफ्यूजन? सेकंड का 6 होगा, किसी को कंफ्यूजन? अब थर्ड में आइए। यहां देखिए 1 बॉन्ड बना है, यानी 3 यहां होगा, 2 बॉन्ड बना है, यानी कि 2 यहां होगा, 3 बॉन्ड यहां बना हुआ है, यानी 1 यहां होगा, 3 2 5 और 1 6, इसका भी आंसर 6 होगा। कोई कंफ्यूजन? फोर में आ गई। इसके sp2 कार्बन ये, sp2 कार्बन यहाँ ये था, ये था, ये था, ये सब sp2 कार्बन। अब sp2 कार्बन यहाँ है और इसके इमीडिएटली बगल में sp3 कार्बन ये है, इमीडिएटली बगल में ये है और इमीडिएटली बगल में ये है। केवल इन्हीं पर आपको फोकस करना है। यहाँ कितना है? 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 2 है। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। थर्ड वाले में ये देखिए 3 सिग्मा है sp2, 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 3 सिग्मा है sp2। हो गया? पांच में देखा जाए sp2 कार्बन तो ये लोग हैं, बगल वाला कार्बन ये है, ये है, ये है और ये है। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना हुआ है, यानी 1 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए 2, 1 2 3 और 2 5। तो ये रहा हाइपर कंजुगेशन का बेसिक थियरी। इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आईपेक नोमेनक्लेचर का डिस्कशन करते हैं।
कहां तक डिस्कशन हो गया था, कोई बताइए। अच्छा 5 रह गया, 5 में काटते हैं। 5 ये sp2 है और ये sp2 है, इसके बगल का कार्बन यहाँ है और यहाँ है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 3, 2 और 1 टोटल कितना हो जाएगा? 6। असाइनमेंट बताइए। अब असाइनमेंट भी लेकर चलना होगा, आप लोग बनाते नहीं है, मटियाने से काम होगा नहीं। देखिए कंपटीशन जब भी होगा आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में। बोर्ड परीक्षा नहीं है कि कैंसिल कर दीजिए किसी तरह ले लीजिए, आपको पूरा ही वहां पूछा जाएगा। तो पूरा आप पढ़िए, मन से पढ़िए। फिफ्टी 51 तक हो गया था। चलिए निकालिए, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन बिना बनाए हुए कोई कंपटीशन पार्क थोड़ी कर पाइएगा आप, क्वेश्चन आपको बनाना होगा। सोचिए कि पूरा देश भर में केवल 100 लड़का में 1 ही 2 लोग होता है जो अच्छा सा क्वेश्चन बनाता है, और देख लीजिए 100 लड़का में 1 ही 2 लोग पास होता है। जो बनाता है वो पास करता है। फिफ्टी 51 तक हो गया था जो असाइनमेंट मैंने दिया था। 52, 52, 51 मैं बता चुका हूं, गलत आंसर, मैंने डायग्राम गलत बना हुआ था। 52, 54, 54, 54 देखा जाए। 54 में भी लगता है इन लोग से कुछ गलती लिखा गया है, मुझे जहां तक लग रहा है। 54 में जो लिखा हुआ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे अल्डिहाइड होता है उसी तरह से ये ऐसे लिखा है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए, हम आगे बढ़ते। किताबों में ये सब थोड़ा होता है। 54 कैंसिल कर दीजिए आप, 55 भी कैंसिल कर दीजिए, 55 भी कैंसिल कर दीजिए, 59 ये हमारे सिलेबस में है, 59 हमारे सिलेबस में है। फिफ्टी 59 को हम क्या लिख सकते हैं? मेन चेन तो यही होगा। एक चीज तो आप लोग सीखे कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर है
तो उसको हमें मेन चेन का पार्ट लेना होगा। अब इसका नाम आप कैसे लिखते हैं, इसका नाम आप कैसे लिखते हैं? अगर ये केवल ऐसे होता तो क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप तो इधर है क्या नाम लिखते हैं? फिनाइल इथेनोइक एसिड। लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन इस बार इथेनोइक एसिड 3 जगह पर है। कहां कहां है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो 1,3,5 ट्राई इथेनोइक एसिड, और इस बार इसको हमें लेना होगा बीच में, सबके लिए लिया जा रहा है, इसीलिए इसको फिनाइल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? बेंजीन कहेंगे। यही इसका आईपैक नेम हो जाएगा, ठीक है यही इसका आईपैक नेम हो जाएगा, ठीक है, ट्राई इथेनोइक एसिड 59 के बाद 60 तो अब बन जाएगा, आपसे पढ़ लिए आप। अब तो सब ना पढ़ लिए, छोड़ना तो बेकार ही है। प्रियंशु कुमार, किसके लिए लिखे? 65। मुझे बताओ 60 क्लियर है कि नहीं है? 60 अब तो पूरा पढ़ा दिए ना, सब डिस्कस करेंगे। 60 कार्बोजेलिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों को एक साथ आप काउंट कर लिए हो ना, इथेनोई 2 बार इथा लगा चुके हो, इन दोनों को लगातार काउंट किया जा सकता है। हामिद, इन दोनों को लगातार काउंट किया जा सकता है, इन दोनों को, इसी कारण से उसको उस तरह से लिखा गया। सिक्सटी बताइए, 60 बन जाएगा? कोई नहीं बता रहा है। 60 बन जाएगा? 61, 62, 61, 61, OHC, CS2, CS2, COOH। कोशिश करिए कि मेन चेन आपको दूर तक लिया जा सके। 1, 2, 3, 4 हो गया। तो 4-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, (62) H3C, C double bond O,
OCH3 CH COOH। इसका नाम लिखना है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक। तो मेन चेन कहां से कहां तक लीजिएगा, यहां से शुरू होगा 1 2 3 4, ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखिएगा इसको? मिथॉक्सी कार्बोनिल। नाम क्या हो जाएगा? 3 पर लगेगा मिथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। देखिए तो 62 62 62 61 में क्या हुआ? क्या हुआ 61 में? ठीक तो है आंसर? 61 में आंसर ठीक तो है? 4 ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड, ठीक तो है? 4 ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड। क्या लगे रहते हो तुम लोग? थ्री फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड गलत नहीं है, लेकिन फॉर्माइल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बना पाते हो। क्या आप इस कार्बन को इस मेन चेन का पार्ट बनाने में कोई रोक रहा है को? नहीं। तो नियम से चलिए, आईपैक कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द मेन चेन। इसीलिए फॉर्माइल तब यूज किया जाता है जब कभी किसी कारणवश इसको कार्बन को हम मेन चेन में नहीं काउंट कर पाते, तब जाकर के फॉर्माइल लिखा जाता है। समझ में आया? नाम गलत नहीं है, लेकिन पूरा सही नहीं है। हो गया? 62 63 63 हो गया। 63 63 देखा जाए। H3C C double bond O CH2 OH, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 3 पर ऑक्सो लगा हुआ है, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। 64 65 65 कई लोग पूछ रहे थे। हाँ 65 कई लोग पूछ रहे हैं। देखिए एक चीज तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन बनाने से समस्या सामने आता है, थ्योरी करने से तो सबको सब बहादुर होता है। थ्योरी सबको क्लियर होता है, सब लोग तेज होते हैं पढ़ने में,
लेकिन कौन कितना पानी में तब पता चलता है जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं। H2C Cl CH2 CH C double bond NHCH3 C double bond O CH CH2। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, अमाइड है कि कीटोन है, अमाइड है कि कीटोन है, खुद देखिए आप। अमाइड है, कीटोन, अल्डिहाइड तो इन सब के बाद में आता है। चलिए नाम देखते हैं क्या होगा इसमें। अमाइड जो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से हमें शुरू करना होगा 1 2। अगर चेन में मल्टीपल बॉन्ड है तो वो मेन चेन का पार्ट बनना चाहिए। 3 4 5। ठीक है, 1 डैश 2 डैश। तो सबसे पहले आप मेन चेन लिखिए क्या है, तो 5 कार्बन है, लिख दीजिए पेंट। अनसैचुरेशन है हाँ, 4 पर इन है। ठीक है, 4 पर क्या है, इन है। और क्या है, तो 3 पर ऑक्सो है। और क्या है, और आपको इसी में 2 पर मिलाइए। तो ये लोग क्या नाम दिए हैं, एन मिथाइल 2 डैश क्लोरो इथाइल 3 ऑक्सो पेंट 4 1 इन 1 1। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। मेन चेन सिलेक्शन, तो कीटोन और अमाइड में अमाइड सीनियर है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगा बेटा। यहां से यहां पहुंच गए, अब यहां गए तो अनसैचुरेशन नहीं मिला। ध्यान दीजिए मेन चेन सिलेक्शन में क्या होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। सीनियर फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। पहला मैं सबका जवाब दे रहा हूं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट होना चाहिए, वो तो मैं कर दिया। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड तो यहां है तो इसको इधर लेकर जाना होगा, समझ गए। इसलिए मेन चेन यहां से लेकर यहां तक। अब रहा नंबरिंग, तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगा यहां तक जाएगा। अब रहा नाम लिखने का, तो नाम लिखने के देखिए पहले वर्ड रूट लिखिए, तो 5 कार्बन होने के नाते पेंट लिख दिए। इसमें अनसैचुरेशन है 4 पर इन लिख दिए। और क्या है, 3 पर ऑक्सो लगा हुआ है तो 3 पर ऑक्सो लगा दिए। और क्या है, 2 पर है क्लोरो इथाइल
तो 2 पर लगा दिए, क्लोरोइथाइल 2 पर लगा दिए। और क्या है आपको, और अमाइड जब होता है, आप थोड़ा देख लीजिएगा वापस कॉपी, इसका क्या नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। पहले इसको लिखा जाता है एन अल्काइल अल्केनामाइड, एन अल्काइल अल्केनामाइड। तो एन अल्काइल जो ये है वो इसी का पार्ट है, अमाइड का पार्ट है। तो यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, इसको शुरू में लिखना होगा, एन मिथाइल लिखना होगा। अब मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ता हूं। आपका क्वेश्चन है सर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो वो पहले आएगा ना, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, ये है। मेन चेन सिलेक्शन आप गलत कर रहे हो, क्या नाम है आपका, छवि। मेन चेन सिलेक्शन में सबसे पहले क्या देखते हैं, मल्टीपल सीनियर फंक्शनल ग्रुप वो है, फिर क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, राइट साइड में, इसलिए राइट साइड में जाना होगा। छवि, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं। मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। एन की जगह 1 मिथाइल नहीं हो, ना ना ना, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था प्रियांशु, लेकिन आईपैक जो रूल बनाया है हमें उसी हिसाब से चलने होंगे, ठीक है प्रियांशु। सबको जवाब मिल गया, और कोई क्वेश्चन इसमें? 65 के बाद 66, देखा जाए। जब क्वेश्चन डिस्कशन कराने लगते हैं तो बहुत लोग ऑफ हो जाते हैं कि हर क्वेश्चन डिस्कशन हम क्यों करेंगे। ये सारे वही लोग हैं जो आगे कई सालों तक भाग भाग के जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे कि बिना क्वेश्चन बनाए हुए हो जाएगा कहीं क्या। आईपीएल अभी चल रहा है, ऐसे देख के लगता है कि पृथ्वी सा जो गया वाला है कितना अच्छा मारता है, 1.5-2 करोड़ रुपए ऐसी कमा लेता है। तो बिना मैदान में गए हुए हम लोग इन लोग की तरह खेलना शुरू कर देंगे क्या? आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपका है CH3 एंड CH3, और एक है CH3 एंड CH3, CH3 एंड CH3। ठीक है। अब रहा सबसे पहली बात कि मेन चेन तो सबको पता है कि या तो ये होगा, मेन चेन तो सबको पता है कि यही होगा। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग करने के लिए इसका नाम पहले लिख लीजिए। ये क्या है? ये है 1,1, ऐसे लिखिए 1 डैश 2 डैश, और यहाँ 1 डबल डैश 2 डबल डैश। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। एक चीज बताइए, यहाँ डी आया, यहाँ एम आया, डिक्शनरी में कौन पहले आया? डी, यानी नंबरिंग आपको यहां से शुरू हो। कोई कंफ्यूजन? और इसका नाम हो जाएगा 1 पर ये वाला, और यहां पर लगा दीजिए 2 पर
ये वाला, और आगे जाके लगा दीजिए साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ये है 66। क्या दिया है ये लोग? एक गलत दे दिया है बेटा। आइसो और टर्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये नाम गलत दिया हुआ है। नाम गलत लिखा हुआ है बेटा, जो बुक में दिया है। एबीसीडी में पहले डी आता है, इसलिए डाइमिथाइल वाला से नंबरिंग आपको स्टार्ट होगा। ठीक है, नाम सुधार कर लीजिए, नाम किताब में गलत दिया हुआ है। बढ़े आगे। अब आज रोकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे लेते हैं। नेक्स्ट डे भी आप तैयार रहिएगा। लास्ट हाफ एन आवर क्वेश्चन ही अब चलेगा, बिना क्वेश्चन का कोई परीक्षा पास कर जाएगा? बोर्ड परीक्षा है जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में लेंगे बाबू, और सारा क्वेश्चन बनाइए आगे। ठीक है, अगले दिन आप मान के चलिए कि 115 तक, और उसके बाद सेक्शन 2 भी कंप्लीट कर लीजिए। सब करिए जल्दी जल्दी। हाँ, 30 मिनट डिस्कशन करना होगा। बिना डिस्कशन के आदमी परीक्षा पास कर जाएगा रे? कौन सिखा दिया है? हम क्लासमेट वगैरह को देखे हुए हैं। 2 गधा हम लोग भाई थे जो क्वेश्चन बनाते थे, टेस्ट देते थे। बाकी तो सब चलाके था, थ्योरी खाली पढ़ के सब चलाके रहता है। क्वेश्चन बनावे दो तो ना बनना। असली परीक्षा तो यही है। थ्योरी तो सबको समझ में आ जाता है, दुनिया में क्या हो रहा है सबको समझ में आ रहा है। कोरोना है, उसका कोई इलाज होगा, ठीक कर लगावेंगे, ठीक हो जाएगा। आज तक कोई डॉक्टर से ठीक हो पाया है क्या? किसी से नहीं हो पाया है ठीक। समस्या को सुलझाना बड़ा चीज होता है। थ्योरी तो सबको क्लियर है कि कोरोना ऐसे हो रहा है, ऐसे कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन बस ठीक नहीं हो रहा है किसी से। चलिए, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।